नमस्कार आप सभी का 67 बीपीएससी प्रीलिम्स जो 30 अप्रैल 2022 को होने जा रही है उसके लिए इतिहास सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के टाइमलाइन को देखा था और हमने देखा था कि बीपीएससी उस टाइमलाइन में कहां से सवाल पूछ रहा है। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में प्राचीन भारत से 5 सवाल आए थे, 65 में भी 5 सवाल आए थे। तो संभावना है या 5 सवाल आएंगे या 6 सवाल आएंगे। तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ इन सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 66 बीपीएससी में हड़प्पा से सवाल आया था, मौर्य काल से सवाल आया था, मगध साम्राज्य से सवाल आया था, बुद्ध और जैन से सवाल आया था, धर्म और दर्शन से सवाल आया था। तो ये 5 सवाल 5 डायमेंशन से 5 टाइम काल से आए थे। और हमने पहले वीडियो में यह कहा था कि वो टाइमलाइन क्या है, और अब हम दूसरे वीडियो में उस टाइमलाइन की पहली कड़ी पाषाण काल को छुएंगे। सबसे पहले हमको इतिहास में यह जानना है कि इतिहास का डिवीजन 3 प्रकार से किया। पहला प्राक ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा ऐतिहासिक हिस्टोरिक। जब आप यह डिवीजन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से इतिहास की नींव खड़ी होती है। पहला प्राक ऐतिहासिक, मतलब कि हम यहां पर जब खुदाई किए तो हमें खुदाई से जो एविडेंस मिले वो एविडेंस फिजिकल तो है बट रिटन फॉर्म में नहीं है। तो हम अनुमान के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं और इसके बारे में जो हमारे पास सूचनाएं होती है उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है कि हमको रिटन एविडेंस तो मिले हैं लेकिन हम रिटन एविडेंस को समझ नहीं पाए। और तीसरा है ऐतिहासिक, हमको हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिले हैं, रिटन एविडेंस भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसको हम पढ़ने में सफल भी रहे। तो पहला काल पाषाण काल है, तो हमको जितने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं, पुरातात्विक स्थल मिले हैं, उसके बारे में जानना है और उसके आधार पर हम हिस्ट्री को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम पढ़े प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बट नहीं पढ़ पाए हैं हड़प्पा। तो भारत में हड़प्पा का काल जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल है और कुछ इतिहासकार वैदिक संस्कृति को भी आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आप यह जानते हैं कि 6th BC के बाद का काल, हमको रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हम उसको पढ़ने भी सक्षम रहे हैं और इतिहास में कई सारे संशय हमारे समाप्त हो जाते हैं। वास्तविक अध्ययन इतिहास का शुरू होता है क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम हिस्ट्री को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तो यह 3 काल, कौन कौन सा काल, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि यहीं से आपकी नींव की शुरुआत होती है। पहला प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है। फिर हमको यह जानना है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ने जा रहे हैं, प्री हिस्टोरिक। कौन सा डायमेंशन है, कौन सा टाइमलाइन है, पाषाण युग। तो भारत में इस पाषाण युग के कई सारे स्थल मिले हैं और कई सारे पुरातात्विदों ने इस स्थलों की खोज भी की है और भारत में इसी के आधार पर यह पता लगा कि पहले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया, स्टोन के टूल्स का यूज किया गया और भारत के कई सारी गुफाओं में, केव्स में पेंटिंग्स, चित्रकारियां की गई। भीमबेटका में हमें दिखाई देता है। भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, भारत में समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। बुरियल्स मेथोडोलॉजी कई सारे स्थल पे दिखाई देते हैं। तो वो स्थल कौन से हैं और कौन से इतिहासकार ने उन स्थलों को खोज की, इसको आपको पता होना चाहिए। और प्री में जो पूछे जाने वाले एक सवाल है वो यहां से पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के पिता सर रॉबर्ट फूट को माना जाता है और साथ साथ भारत में पुरातत्व के जो जनक हैं वो एलेक्जेंडर कनिंघम है। और 1921 में जॉन मार्शल को एएसआई का महानिदेशक बनाया गया था और एएसआई वही संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसका गठन करजन के काल में हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। पाषाण काल का इतिहास 25 लाख बीसी से 4000 बीसी तक जुड़ता है। इस काल को बहुत छोटे रूप से आपको समझना है कि कैसे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ और साथ साथ मनुष्य ने कैसे कल्चर और सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट को सबसे अच्छी तरह से चर्चा करते हैं चार्ल्स डार्विन। उनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में वो कहते हैं कि सबसे पहले मानव प्रजाति का विकास प्राइमेट के रूप में हुआ। ये प्राइमेट होमिनोइड बने, होमिनोइड होमिनीड बने और होमिनीड के बाद होमोजेनस प्रजाति का, होमो प्रजाति का विकास हुआ। होमो प्रजाति भी कुछ नई प्रजातियों में विकसित हुई। पहले होमो हेबिलस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर होमो सेपियंस आए, फिर होमो सेपियंस सेपियंस आए। होमो सेपियंस इसमें जो है सबसे पहले आद्य मानव है, बौद्धिक मानव है, आधुनिक मानव है।
होमो हैबिलिस जो सबसे पहले अफ्रीका में उनका विकास हुआ, यह औजार बनाने वाले मानव थे, एक कारीगर मानव की संज्ञा दी गई है। तो आज भी ईस्ट अफ्रीका में इथोपिया के ओमो में इसके साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस बन गए। होमो इरेक्टस पहले मानव अफ्रीका में थे और अफ्रीका से मानव का विस्तार एशिया में होता है और जकार्ता, जावा और भारत में भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद अफ्रीका से एक दल निकला यूरोप की तरफ और यह होमो सेपियंस कहलाए। आपको जर्मनी की नियंडर घाटी में मिलने वाले मानव के कंकाल के आधार पे इनको होमो नियंडरथल भी कहा गया। यह वाइज मैन था, होमो सेपियंस वाइज मैन थे, यह बुद्धिमान मानव थे और इसी की उपलब्धि थी कि मानव ने सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। होमो सेपियंस सेपियंस में बन गए और आज जो मानव प्रजाति है उन्हें होमो सेपियंस सेपियंस का ही आधुनिक विस्तार कहा जाता है। यह था मानव का उद्विकास। अब यह समझते हैं कि थॉमसन जो डेनमार्क के विद्वान हैं, मानव इतिहास को त्रिकाल में विभाजित किया। ऐतिहासिक काल को जो हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा सबसे पहले मनुष्य ने पाषाण के पत्थरों का यूज किया और वह पाषाण काल स्टोन एज कहलाया। उसके बाद मनुष्य कांसे के धातु का प्रयोग करता है, ब्रोंज को यूज करता है और यह काल ब्रॉन्ज एज कहलाया। इसके बाद मनुष्य ने लोहे का प्रयोग किया और आयरन एज कहलाया। तो थॉमसन क्या कहते हैं? त्रिकाल। सवाल आया हुआ है इससे। त्रिकाल क्या होगा? 3 एज, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो हम बात कर रहे हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज की हमने कहा कि यह कालखंड 25 लाख से 4000 बीसी तक डिवाइड किया गया। इतना लंबा काल। तो स्टोन एज को आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण, पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण, मेसोलिथिक एज, नवपाषाण, नियोलिथिक एज। इसमें से सबसे बड़ा कालखंड पुरापाषाण का है, पैलियोलिथिक एज का है, 25 लाख से 10,000 बीसी तक। इतने बड़े कालखंड को समझने के लिए 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया। पूरा, मध्य और उच्च, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज का मानव आधुनिक नहीं था, घुमंतू था, फूड गैदरर्स था, हंटर्स था, शिकार करता था, जंगलों में जाता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था जानवरों को शिकार करने के लिए। अग्नि की खोज नहीं हुई थी, कच्चा मांस खाता था, घर नहीं थे, गुफाओं में रहता था। लेकिन हथियारों का विकास इस काल की एक क्रांतिकारी घटना है। इसी पैलियोलिथिक काल के अंतिम अवस्था में, अपर पैलियोलिथिक एज में, भारत में चित्रकारी का विकास हुआ और भीमबेटका की गुफाओं में वह चित्रकारी आपको देखी जा सकती है। भारत में ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वह आपको बेलन घाटी में है, वह आपको दक्षिण भारत में है। तो वहां पर आपको यह पूरा पाषाण के एविडेंस देखे जा सकते हैं। उसके बाद पाषाण काल का अगला फेज आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल जिसका कालखंड 10,000 बीसी से आपको 6,000 बीसी तक है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं और इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हथियार के आकार छोटे हो गए, लेकिन साथ साथ मनुष्य का लाइफ थोड़ा सा स्टेबल हुआ। मनुष्य ने एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की शुरुआत की। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, डोमेस्टिकेटेड किया, समाधान की परंपरा चालू हुई। यह संस्कृति का परिचायक है। तो मेसोलिथिक के अंतिम अवस्था में अग्नि का भी विकास हो गया। तो समझिए यह एक क्रांतिकारी बदलाव है और मनुष्य नई अवस्था में प्रवेश करेगा, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। तो भारत में मेसोलिथिक एज के महत्वपूर्ण साइट्स मिलते हैं। उसमें राजस्थान का बागोर है, भीलवाड़ा, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आपको नर्मदा घाटी में आलमगढ़ है, वहां पर भी आपको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में टेरी समूह है तमिलनाडु में, वह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। साथ साथ बेलन घाटी में, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में वह जगह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उस जगह पर हम बात करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा काल, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, जिसका कालक्रम 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक रखा जाता है। यह काल एक क्रांतिकारी काल था। मनुष्य आविष्कारक बन गया, मनुष्य ने कृषि की खोज की, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, स्टेबल लाइफ हुआ, ग्रामीण जीवन शुरू हुआ। मनुष्य कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन गया, उपभोग से उत्पादक बन गया। मनुष्य ने पॉटरी का निर्माण किया, मृत भांड का निर्माण किया। इस काल में नाव का भी निर्माण शुरू हुआ। तो एक स्टेबल लाइफ की शुरुआत हुई, लेकिन यह एक ग्रामीण जीवन था। मनुष्य इस काल में जो टूल्स का, औजारों का प्रयोग करता था वह स्टोन के होते थे, पाषाण के ही होते थे। कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी, चीसल्स महत्वपूर्ण उपकरण थे। नियोलिथिक, नवपाषाण काल के कई सारे पुरातात्विक स्थल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर दिखाई देते हैं। या मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भी है। यहां पर तो पुरातत्व के 7 स्थल मिले हैं, 7 संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आज यह बलूचिस्तान में है। और इसके बाद कश्मीर में बुर्ज होम और गुफकराल। बुर्ज होम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च ट्री,
भुर्ज वृक्ष का स्थान, यहां पर कई सारे गर्तावास मिले हैं, पिट ड्वेलिंग मिला है, साथ साथ मनुष्यों को उसके पशुओं कुत्तों के साथ दफनाया गया है। यह मनुष्य का मानव प्रेम दिखाई देता है जो भारत की संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं। यूपी के बेलन घाटी में कोल्डीवा और चौपानी मांडा जैसे स्थल हैं जहां पर आपको पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यह स्थल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार का चिराग जहां पर हड्डी के कई सारे उपकरण मिले हैं। दक्षिण भारत में पेयमपल्ली, नागार्जुनिकोंडा और कर्नाटक में संगन कल्लू जहां पर राख के टीले मिले हैं, एस्माउंट्स मिले हैं। यह भारत में प्रमुख नवपाषाण के स्थल हैं। इसी पाषाण काल का एक रूप है मेगालिथिक महापाषाण काल, जहां बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया मनुष्य ने बुरियल्स के लिए, समाधान के लिए। दक्षिण भारत में ऐसे कई सारे मेगालिथिक एज दिखाई देते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था थॉमसन के बारे में जिसने त्रिकाल कहा था, ऐतिहासिक काल को। तो हमने पहला उसका देखा पाषाण काल, उसके बाद है कांस्य काल, ब्रॉन्ज एज। भारत में भी यह हुआ, पहले पाषाण काल, पहले मनुष्य ने पत्थरों का औजार किया, उसका उन्नत रूप हमको नियोलिथिक एज में दिखाई देता है। उसके बाद मनुष्य सबसे पहले तांबे का प्रयोग करता है। धातु में किसका प्रयोग करता है? तांबे का प्रयोग करता है। और ताम्रयुगीन भारत में कई सारी संस्कृतियों का विकास होता है और इसी का उन्नत रूप है कि मनुष्य ब्रॉन्ज का यूज, कांस्य का यूज करता है और उसी की एक सभ्यता विकसित होती है, हड़प्पा सभ्यता। तो अगला वीडियो आपका हड़प्पा सभ्यता पर आएगा। तो अब हमको इतना हमने क्रमबद्धता समझी किसका? पाषाण काल का ना। अब हम क्या करें, प्रश्नों के माध्यम से इसको कर ले और छोटे छोटे नोट्स बना ले। तो आगे आपके सामने पीडीएफ में वीडियोस आएंगे, उसको आप देखिए। कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट बन सके और साथ साथ आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं पीडीएफ में। चलिए अब इतिहास को पीपीटी फॉर्म में समझते हैं, लिखित फॉर्म में समझते हैं, रिटर्न फॉर्म में समझते हैं। देखिए, रिटर्न फॉर्म में जब चीजों को आप समझ जाते हैं तो इसका फायदा क्या होता है? पहला फायदा यह होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है और विषय आपको बोर नहीं लगता है। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उसकी आत्मा भी आपको पता हो और उसके बारे में वह फैक्ट भी पता हो जिससे आप सवालों को कर सके और वह आत्मा लंबे समय तक इतिहास आपके दिमाग पर जिंदा रहे, क्योंकि इतिहास आपकी नींव है, आपकी जड़ है। ठीक है। और जब साथ साथ हम लिखते भी हैं तो चीजें हमें याद हो जाती है और याद हो जाती है तो एग्जामिनेशन हॉल में चीजें हमें रिकॉल होने लगती है। और अगर आपने रिटर्न चीजों में क्वेश्चन आंसर अगर साथ कर लिया है तो समझिए सोने पर सुहागा, क्योंकि 90% एक्यूरेसी आप इतिहास जैसे विषय पर ला सकते हैं, क्योंकि इसके विषय बीपीएससी में बहुत सिंपल फैक्ट होते हैं, कॉमन फैक्ट पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? इतिहास पर। इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसको विभिन्न कालखंडों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला कालखंड कौन सा है? प्राचीन भारत। दूसरा कौन सा है? मिडाइवल भारत। और तीसरा कौन सा है? मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। तो मिडाइवल मॉडर्न हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? एंशिएंट पर। हमने अपने पहले वीडियो में एंशिएंट के टाइमलाइन पर चर्चा की थी। आज बात करेंगे स्पेशली पाषाण काल पर। ठीक है, चलिए बात किसकी हो रही है? प्राचीन भारत। आइए उस प्राचीन भारत की जड़ों को जाने, अपने इतिहास को जाने, वास्तविकता को जाने। क्या भारत प्राप्त किया, कैसे भारत बना, या भारत बनने की यात्रा है। इस यात्रा में आपको भारत के बारे में एक छवि भी उभारी जाएगी और साथ साथ प्रश्न भी आपको करने होंगे, ताकि आप परीक्षा में भी सवाल को सॉल्व कर सके और आप गौरव कर सके कि आपका जन्म भारत में हुआ। क्योंकि प्राचीन भारत की समृद्धि जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आपको यह गर्व नहीं होगा। ठीक है, बात कर रहे हैं इतिहास की। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास को आसानी से समझने के लिए इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यह डिवीजन है 3। तो पहला डिवीजन क्या है? प्री हिस्टोरिक एज। कौन सा एज? प्री हिस्टोरिक। इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आपको जाके प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसको कहते हैं आद स्तार ऐतिहासिक काल।
कौन सा काल? आदि ऐतिहासिक। और तीसरा होता है हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। तो ये 3 कालखंड है क्या? इस कालखंड को विभाजन करने का, डिवीजन करने का आधार ये है कि हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उस एविडेंस का टाइप क्या है। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ खुदाई में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और हमें कोई रिटर्न साक्ष्य नहीं मिला है, तो यह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहता है। कहा जाता है कि वह काल प्राग ऐतिहासिक काल है जहां पर कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला है। तो आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल यही है कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, साथ साथ हमें रिटर्न साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन हम इसको पढ़ने में सफल नहीं रहे हैं। ठीक है। और ऐतिहासिक काल क्या है कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ साथ रिटर्न साक्ष्य भी मिले हैं, आर्कियोलॉजी भी मिला है, रिटर्न भी मिला है और उसको पढ़ने में हम सफल भी रहे हैं। तो यह 3 कालखंड इतिहास को बांटा जाता है। इस कालखंड को अगर आप इतिहास की कड़ियों को जोड़िएगा तो यह पूरा का पूरा क्या है? पाषाण काल, स्टोन एज। क्योंकि स्टोन एज में भारत के अगर आप स्थल को देखिएगा, भीमबेटका है, बागोर है, पटने है, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, चिरांद है, बेलन घाटी है, ये सारे स्थल प्राग ऐतिहासिक कालिक स्थल है, प्री हिस्टोरिक। क्योंकि यहां पर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं लेकिन हमको यहाँ पर कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है। उसके बाद पाषाण काल के बाद भारत में कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे यह कल्चर ताम्रयुगीन संस्कृति में रूपांतरित हो गया, चालकोलिथिक कल्चर, और यह कांस्य युगीन संस्कृति में निर्मित हो गया, ब्रॉन्ज एज कल्चर, और इसी का उन्नत स्वरूप है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो प्री हिस्टोरिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक काल है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको लिपि मिली है, हड़प्पा के सील्स मिले हैं, लेकिन हम उसको पढ़ने में सफल नहीं रहे। साथ साथ वैदिक कल्चर जो है, वैदिक संस्कृति को भी आपको प्रोटो हिस्टोरिक में रखा जाता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति को जानने वाले जो वेदास हैं उनका संकलन जनरली गुप्त काल में हुआ। अब तीसरा पढ़ते हैं हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज क्या है कि पुरातात्विक एविडेंस मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और भारत में 6 BC के बाद का काल पूरा का पूरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक काल मिलता है। ठीक है। हमको कई सारे शिलालेख और अभिलेख मिले हैं जिसको आसानी से हम पढ़ के उस काल के इतिहास को हम बता देते हैं। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पाषाण का। जब हम लोग स्टोन एज को पढ़ेंगे तो हम लोग को 2 चीजें पढ़नी है। पहला चीज ये पढ़ना है कि मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, कैसे हुआ, कैसे प्राइमेट से हम ह्यूमन बने, उस जर्नी को हमें जानना है, थोड़ा सा जानना है, क्योंकि यहीं से क्रम शुरू होता है। और दूसरा हमको जानना है कि पाषाण कालीन संस्कृति क्या थी, स्टोन एज कल्चर क्या था, पाषाण कालीन संस्कृति क्या थी। ये कल्चर का मतलब क्या है कि मनुष्य का जीवन जीने का तरीका स्टोन एज में क्या था? गुफाओं में रहता था, पहले आदिम मानव था, उसके बाद उसने कल्चर का डेवलप किया और इसी कल्चर का उन्नत स्वरूप सिविलाइजेशन बन गया। तो हमें अब स्टोन एज कल्चर को समझना होगा। तो हमें 2 चीजें समझनी है, मानव का उद्विकास और पाषाण कालीन स्टोन एज कल्चर क्या है। ठीक है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं ह्यूमन के इवोल्यूशन पर। तो मानव का जो उद्विकास हुआ है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ने पुस्तक 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में स्पष्ट किया और बाद में कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च करके यह सिद्ध किया कि मनुष्य सबसे पहले प्राइमेट के रूप में जन्म लिया। प्राइमेट होमिनोइड बने, होमिनोइड होमिनीड बने और होमिनीड बाद में होमोजेनस प्रजाति के रूप में रूपांतरित हुए। यह डेवलपमेंट है। प्राइमेट मतलब कि मानव सबसे पहले एक पशु था, जंगली जानवर था, उसमें मानव के कोई गुण नहीं थे। इस पशु में धीरे धीरे वह गुण आने लग गए और वह गुण आने के कारण वह एप कहलाए, वानर कहलाए। आज भी कुछ वानर अस्तित्व में हैं। चिंपैंजी आप देखते हैं, ओरंगुटान देखते हैं, गोरिल्ला देखते हैं, उसी में से एक वानर ऐसा था जिसमें मनुष्य बनने की क्षमता थी, होमिनिड बनने की क्षमता थी। होमिनिड का मतलब क्या है कि सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। होमिनिड का मतलब यह है कि वह औजार बनाता है। अफ्रीका के कई क्षेत्रों से इसके साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि होमिनिड मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और बाद में होमिनिड होमोजेनस बन गया। होमोजेनस का भी विकास है। होमोजेनस सबसे पहले होमो हैबिलस था, फिर होमो हैबिलस बाद में होमो इरेक्टस बना, फिर होमो इरेक्टस होमो सेपियंस में कन्वर्ट हुआ और होमो सेपियंस होमो सेपियंस सेपियंस बना। आज का मानव होमो सेपियंस सेपियंस ही है। 30,000 साल पहले होमो सेपियंस सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस को वाइज मैन कहा जाता है, बुद्धिमान मानव है, चिंताशील मानव है। और होमो हैबिलस सबसे पहले अफ्रीका में थे।
अफ्रीका से मानव का विस्तार सबसे पहले एशिया में हुआ, उसके बाद एक अफ्रीका से एक दल यूरोप निकला और एशिया से अगले दल का विस्तार नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका हुआ। तो ये मानव का एक्सपांशन भी हो रहा है। इरेक्टस का एक्सपांशन एशिया के काल में हुआ, सेपियंस का एक्सपांशन यूरोप के काल में हुआ। तो ये डिवीजन आपको याद होना चाहिए। अब इस डिवीजन को फोटो से याद कर ले। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्राइमेट। प्राइमेट देखिए, पशु हैं, जंगली पशु हैं। और प्राइमेट के बाद हम क्या बने? होमिनोइड बने। होमिनोइड मतलब क्या बने? वानर बने, कपी बने। अगर आप कपी को देखिएगा, देखिए ओरंगुटान है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, गिबॉन है, ये सारे आज भी पाए जाते हैं। लेकिन ये मानव नहीं बन पाए और ये उस समय भी वैसे थे जैसे आज हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने विकास को किया है, एक डेवलपमेंट को किया है, कल्चर और सिविलाइजेशन को बनाया है। मनुष्य ने बहुत कुछ को विकसित किया, बहुत कुछ को इस प्रकृति को दिया है। ठीक है। होमिनोइड। होमिनोइड के बाद होमिनीड बने। देखिए होमिनीड मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। कहां पर? अफ्रीका में। उसके बाद होमो प्रजाति का विकास हुआ, हैबिलस इरेक्टस, इरेक्टस होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस बना। होमोसेपियंस के बारे में क्या कहा जाता है कि इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक कहा जाता है हाइडल वर्ग और एक कहा जाता है नियंडरथल। कौन सा कहा जाता है? नियंडरथल। नियंडरथल मतलब क्या है कि जर्मनी की नियंडर घाटी में मानव के सर्वप्रथम कंकाल मिले, इसलिए इसको होमो नियंडरथल भी कह दिया गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आए, सवाल नहीं पूछेगा, बस समझ जाए कि कैसे मानव का विकास हुआ। और आज होमोसेपियन सेपियन से ही आधुनिक मानव और विकसित हो रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या है? मानव का एक्सपांशन। सबसे पहले कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका से कहां गया? एशिया। एशिया से कहां गया? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से कहां गया? साउथ अमेरिका। और एशिया से साउथ ईस्ट एशिया में एक कहां गया? ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका से एक दल फिर बाद में कहां निकला? यूरोप में निकला। तो ये समझिए कि सबसे पहले मानव अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप गया है। ठीक है। और कई सारे ईस्ट अफ्रीका में ऐसे पुरातात्विक स्थल मिलते हैं जहां पर हमको अफ्रीका में मानव के साक्ष्य मिलते हैं। वो स्थल आपको जाके यूथोपिया में ओमो है। कौन सा है? यूथोपिया में ओमो। यूथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है और तंजानिया में ओल्डू वर्ल्ड गॉर्ज है। तो ये प्रमुख स्थान है, याद नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्टोन एज कल्चर पर, पाषाण काल की संस्कृति। देखिए इसमें दो वर्ड है, एक पाषाण काल है और एक वर्ड क्या आ गया? संस्कृति आ गया। तो पाषाण काल मतलब मनुष्य किसका यूज कर रहा है? स्टोन के टूल्स का, पत्थर के औजारों का, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल ही कल्चर होती है। धीरे धीरे मनुष्य का कल्चर उन्नत होता गया, संस्कृति उन्नत होती गई और वह किसका रूप ले लेती है? सभ्यता, सिविलाइजेशन का रूप लेती है। तो दो वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, संस्कृति और सभ्यता। इसलिए हड़प्पा को सभ्यता कहा जाता है क्योंकि वहां पर अर्बन सेटलमेंट, नगरीय प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा ने उन भौतिक उत्पादों को निर्मित कर दिया जो हमारे लिए सभ्यता का रूप बन गए। लेकिन वैदिक को संस्कृति कहा जाता है क्योंकि क्योंकि वैदिक काल में कोई नगरीय साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो ये कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पाषाण काल, स्टोन एज। तो हमने कहा था कि एक नाम आपको पता हो, डेनमार्क के विद्वान है। कौन से विद्वान है? थॉमसन विद्वान है। इसने मानव काल के इतिहास को, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा। मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों के औजार, उसके बाद कांसे का प्रयोग किया, उसके बाद लोहे का प्रयोग किया। इस आधार पर इतिहास को डिवाइड कर दिया गया, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। विद्वान कौन है? थॉमसन। कहाँ के हैं? डेनमार्क के। और इन्होंने जो काल का विभाजन किया, इन्होंने किसको आधार लिया? इन्होंने कोपेनहेगन की एक संग्रहालय है, वहां पर जाके अध्ययन किया। उस आधार पर उसने ह्यूमन सोसाइटी को तीन भागों में डिवाइड किया। ठीक है, चलिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? स्टोन एज। और देखिए ब्रोंज एज क्या है? हड़प्पा जो है वो ब्रोंज एज ही है। उसके बाद 6th BC के बाद का काल कौन सा? आयरन एज है। तो यह इतिहास फिट भी बैठता है। सबसे पहले हमने पाषाण किया था, फिर तांबा, तांबा के बाद कांसा, फिर कांसे के बाद लोहा। और तांबा का उन्नत रूपी क्या है? ब्रॉन्ज है, चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक, इसको स्टोन एज, इसको आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कल्चर और 6th BC के बाद का काल। ठीक है, तो ये मानव काल का इतिहास क्रम थॉमसन के द्वारा। त्रिकाल, इसको क्या कहा गया? त्रिकाल। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे पाषाण काल की संस्कृति। तो हमने कहा था कि दो चीजें हमको पढ़नी है पाषाण काल में, एक मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, हमने देख लिया। अब बढ़ेंगे पाषाण काल की संस्कृति के बारे में। पाषाण काल का इतिहास 25 लाख BC से 4000 BC का काल है। इतना लंबा इतिहास कालक्रम, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है ताकि आप आसानी से समझ सके। पहला काल है पैलियोलिथिक एज। कौन सा एज? पैलियोलिथिक। इसको कहा जाता है पूरा पाषाण
काल, ठीक है। और दूसरा है मेसोलिथिक एज। कौन सा एज? मेसोलिथिक, इसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। देखिए लिथिक वर्ड सब जगह है, लिथिक मतलब पत्थर का औजार। तो पहले पैलियो था, पूरा पाषाण था, फिर मेजो हो गया, फिर आपको नियो हो गया। आपको जनरली यह अंतर समझना है कि पैलियोलिथिक काल से नियोलिथिक काल में क्या डेवलपमेंट हुआ। यह डेवलपमेंट एक क्रांतिकारी बदलाव था। जहां पैलियोलिथिक काल का मनुष्य जो था वह खाद्य संग्राहक था। क्या था? फूड गैदरर्स था, हंटर्स था, शिकार करता था। मनुष्य सिर्फ उपभोक्ता था, कंज्यूमर था। लेकिन नवपाषाण में आते आते वह प्रोड्यूसर बन गया। कंज्यूमर ह्यूमन क्या बन गया? प्रोड्यूसर ह्यूमन बन गया। खाद्य संग्रह और शिकारकर्ता का स्थान एग्रीकल्चर ने ले लिया, कृषि ने ले लिया। क्रांति हो गई, मनुष्य उत्पादक मनुष्य बन गया, मनुष्य आविष्कारक बन गया, रिवोल्यूशनरी बन गया। और इसी से सभ्यता और संस्कृति का जन्म होता है। मनुष्य ने नदियों के किनारे सबसे पहले कल्चर का डेवलपमेंट किया और उसके बाद सिविलाइजेशन का भारत में डेवलपमेंट हुआ। तो नियोलिथिक काल नहीं होता तो न कल्चर बनता, न सिविलाइजेशन बनता, न ताम्रयुगीन संस्कृति का जन्म होता, न हड़प्पा सभ्यता का जन्म होता। तो पैलियोलिथिक काल खाद्य संग्रह और शिकार करता, घुमंतु जीवन, और यहां पर क्या है? स्टेबल लाइफ, घर बन गए, पॉटरी बन गई, अन्नागार बन गए। तो ये बदलाव है, ये क्रांतिकारी बदलाव है ना। तो पैलियोलिथिक काल से नियोलिथिक काल की आपको यात्रा में उस पुरातात्विक स्थल को जानना है, उसकी खोज किसने की, मौलिक विशेषताएं उनकी क्या है, उससे आपको सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पैलियोलिथिक कल्चर है क्या। और इस कल्चर को बांटने का मुख्य कारण है स्टोन के औजार। देखिए इसमें कुछ फैक्ट पूछता है कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत किसमें हुई है? नवपाषाण काल में। सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कहां हुई है? पशुपालन, मध्य पाषाण काल। और भारत में चित्रकला के साक्ष्य कब मिले हैं? पूरा पाषाण काल का जो हायर लेवल है, उच्च पूरा पाषाण काल। और सबसे ज्यादा चित्रकला कब बनी है? मध्य पाषाण काल। समझ में आ रहा है? ये फैक्ट से पूछा जाता है। सबसे पहले कृषि कहां हुई थी? मेहरगढ़, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। और सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहां मिले हैं? बागोर, राजस्थान। ठीक है, तो ये मोटा मोटी फैक्ट अभी थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि यहीं से समझिएगा। पहले यहां पर गुफा में रहेगा, केव्स में रहेगा, धीरे धीरे केव्स ही रहेंगे, लेकिन मनुष्य जमीन पर, भूमि पर आ जाएगा और एनिमल हस्बेंड्री करना चालू करेगा। और धीरे धीरे नदियों के किनारे मनुष्य एग्रीकल्चर करेगा, एनिमल हस्बेंड्री करेगा। आग का आविष्कार कब हुआ? मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में आग का आविष्कार हुआ और इसका नियमित प्रयोग किया जाता है नियोलिथिक काल में। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सवाल कई बार डायरेक्टली यहां से आते हैं। ठीक है, तो हमने आपको कहा कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में मौलिक अंतर क्या है। मौलिक अंतर यह है कि यहाँ अस्थिर जीवन है, अनस्टेबल लाइफ है, फूड गैदरर्स हैं, हंटर्स हैं। और यहाँ पर क्या है? स्टेबल लाइफ है, ग्रामीण जीवन है, कृषि का विकास है, एनिमल हस्बेंड्री का विकास है, पॉटरी का डेवलपमेंट है, और मनुष्य यहाँ पर संस्कृति को भी जन्म देता है। और यहीं से भारत में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक फोटो के माध्यम से देख लिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग पैलियोलिथिक को जान जाए। किसको? पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक आया कहां से ये वर्ड? तो हमने कहा था आपको स्टोन एज कल्चर में हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। तो इसमें 2 चीजें आपको मौलिक रूप से जाननी है। पहला चीज जानना है कि उस समय का कल्चर क्या था, और दूसरा हमको मौलिक चीज जानना है कि उस काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया। और तीसरा जानना है कि भारत में वह कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस साइट्स हैं पैलियोलॉजिकल काल के, पैलियोलिथिक काल के, जो हमको जानने हैं। तो कल्चर की बात करें तो हमने कहा कि मनुष्य आखेट पर निर्भर था, मनुष्य खाद्य संग्राहक था, फूड गैदरर्स था, हंटर्स था, शिकारी था, मनुष्य उपभोगी था, कंज्यूमर था। मनुष्य प्रोड्यूसर नहीं था, याद रखिएगा, उत्पादक नहीं करता था, वह उपभोग करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, उसका उपभोग करता था। और इस कारण मनुष्य मांसाहार था, नॉन वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर पता नहीं था। और अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कच्चे मांस का मनुष्य क्या करता है? सेवन करता है। तो इस काल के कल्चर में कुछ विशेषताएं और भी है कि कृषि का विकास नहीं हुआ था, पशुपालन का विकास नहीं हुआ था, आग की खोज नहीं हुई थी, और मनुष्य रहता कहाँ था? गुफाओं में रहता था। और इसी काल के अंतिम अवस्था में मनुष्य ने गुफाओं में चित्रकला का विकास किया।
लेकिन इस काल का मनुष्य निर्माता भी है। वह निर्माता किसका है? औजार का, टूल्स का। और वह टूल्स किसके हैं? पत्थर के टूल्स। किसके टूल्स हैं? पत्थर के टूल्स हैं। और इसी टूल्स के आधार पे मनुष्य पाषाण संस्कृति को जन्म देता है, और उसी संस्कृति को हम लोग पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। और उसी का पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक काल, और जिस काल में हमने उस समय के कल्चर को देखा। कल्चर कोई विकसित नहीं हुई है। इस काल का मानव होमिनिड था। चलिए, दूसरा एंगल क्या है कि पैलियोलिथिक काल के डिवीजन को देख लिया जाए, विभाजन को देख लिया जाए। तो यह कालक्रम 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी का काल है ना। तो इस काल को, इतने बड़े काल को समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। वो 3 भाग क्या है? पहला भाग है लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मिड पैलियोलिथिक एज, और तीसरा भाग है अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पूरापाषाण काल, मध्य पूरापाषाण काल, उच्च पूरापाषाण काल। इस काल को निम्न, मध्य और उच्च पूरापाषाण काल में इसीलिए डिवीजन किया गया है क्योंकि जो पाषाण के टूल्स थे उसके टाइप में बदलाव होते गए, उस आधार पे यह कल्चर बदलता चला गया। जो निम्न पूरापाषाण काल में जो टूल्स यूज किए गए उसको क्रोड टूल्स कहा गया, और जो मध्य पाषाण काल में टूल्स यूज किए गए उसे फ्लेक टूल्स कहा गया, और जो उच्च पूरापाषाण काल में टूल्स यूज किए गए उसे आपको ब्लेड एंड बुरीन टूल्स कहा गया। ब्लेड एंड बुरीन टूल्स कहा गया। तो क्रोड टूल्स क्वार्टजाइट पत्थरों के बने थे। किससे बने थे? क्वार्टजाइट पत्थरों के बने थे, ये वर्ड याद रखिएगा। और जो फ्लेक टूल्स थे वह चर्ट और जैस्पर जैसे नरम पत्थरों से बने थे। क्वार्टजाइट टूल्स के आधार पे जो निम्न पूरापाषाण काल में संस्कृति डेवलप हुई उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है कि चॉपर चॉपिंग कल्चर, और दूसरा भाग है हैंड एक्स कल्चर। तो अगर कुल्हाड़ी बनेगी क्वार्टजाइट के द्वारा तो वह हैंड एक्स कल्चर हो गया, और क्वार्टजाइट से चॉपर और चॉपिंग बनेंगे तो वह चॉपर चॉपिंग कल्चर हो गया। भारत में इसके 2 प्रमुख स्थल मिलते हैं। एक स्थल है सोहन घाटी पर। कौन सी घाटी पर? सोहन घाटी पर सोहनिया कल्चर व निम्न पूरापाषाण कल्चर के साक्ष्य। भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल भी यही है। और दूसरा क्या है? हैंड एक्स कल्चर। हैंड एक्स कल्चर दक्षिण भारत में पल्लवरम और अतिप्रक्कम नामक का स्थान है मद्रास में, वहां पर मिले हैं। ठीक है। और जर्ट और चैस्पर के द्वारा जो हथियारों का प्रयोग किया गया, पाषाण के औजारों का प्रयोग किया गया, तो इस कल्चर को कहा गया फ्लेक कल्चर, फलक संस्कृति। और यह फ्लेक कल्चर के भारत में साक्ष्य आपको राजस्थान में भी मिले हैं, आपको बेलन घाटी में मिले हैं, आपको विंध्य की श्रृंखला में मिले हैं। यह 3 बातें अभी आपको बस पता हो, इसके बारे में पतेंगे अभी कौन कौन सा स्थल उसमें है। कौन कौन से स्थल हो गए? राजस्थान हो गया, अब बेलन घाटी हो गया, और आपको कौन सा हो गया? विंध्य हो गया। ठीक है। और ब्लेड एंड बुरीन कल्चर, ये क्या है? ये आधुनिक मानव की नींव यहीं से पड़ती है। यहां पर हमने कहा चित्रकला का क्या हुआ? विकास हुआ, होमोसेपियंस का उदय हुआ। इसमें संस्कृति के, कल्चर के कुछ एलिमेंट्स मानव में क्या हो गए? समाहित हो गए। मानव ने हड्डी के टूल्स भी बनाए, पत्थर के साथ साथ हड्डी के टूल्स बना रहा है, और कई सारे हड्डी के टूल्स भारत में वैसे स्थान पर हमें मिले। तो इस काल के भारत के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो बेलन घाटी है, विंध्य क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्र मिले हैं, पटने मिला है कहां पर? महाराष्ट्र में, और आपको राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर। कौन सा? बूढ़ा पुष्कर स्थल है। तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है? भीम बेटका। इसका नाम आप लोग बहुत बार सुनते हैं, तो भीम बेटका के बारे में हम लोग डिटेल में आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेलन घाटी जो मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जैसे जिलों में आज दिखाई देता है, और आंध्र प्रदेश में हमें बेटम चरला और मुच्छतला चिंतामणि गवी गुफाएं पाई गई है, और वहां पर हमें प्राचीन चूल्हे के साक्ष्य मिले। तो ये मोटा मोटी स्थल आपको पता होना चाहिए। अभी यहां पर राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका, महाराष्ट्र में पटने, और आंध्र प्रदेश में आपको मुच्छतला चिंतामणि गवी। तो पटने जो है, पटने जो स्थान है महाराष्ट्र में, वह शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल पर कुछ नक्काशियां बनाई गई है। आइए उस फोटोज को देखा जाए। तो ये कौन हो गए? ये पाषाण काल के लोग हो गए। कौन से पाषाण काल के? पूरा पाषाण काल के लोग हो गए। और ये क्या है? उनके द्वारा यूज किए गए औजार। तो पहले वाले चॉपर, हैंड एक्स और क्लीवर
कौन से पत्थर थे? क्वार्ट्जाइट पत्थर थे। कौन से पत्थर थे? क्वार्ट्जाइट पत्थरों का प्रयोग करते। तो एक जगह चॉपर क्लीवर कल्चर का डेवलपमेंट होगा, कहां होगा? सोहन घाटी। कहां होगा? सोहन घाटी। और दूसरी तरफ क्या होगा? हैंडेक्स कल्चर का विकास होगा, कहां होगा? तमिलनाडु का आपको जाकर के पल्लवरम और अतिपरक्कम, ठीक है। और ये क्या है? ये आपको फ्लेक कल्चर, मध्य वाला एरिया है। और इसके स्थान हमने बताया था, बेलन घाटी याद रखिएगा, विंध्य क्षेत्र याद रखिएगा, राजस्थान याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। ये क्या है? ब्लेड एंड बुरीन कल्चर। कौन सा? ब्लेड एंड बुरीन कल्चर। और ब्लेड एंड बुरी कल्चर में क्या हो गया? मनुष्य गुफा में रह रहा है, चित्रकला कर रहा है। आइए कुछ साक्ष्य और देखते हैं। देखिए, ये दक्षिण भारत का अतिरम्पक्कम है। देखिए, कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ये सोहनिया कल्चर है, जो हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? सबसे पहले स्थल। और ये क्या है? ये आपको मुच्छतला चिंतामणि गवी है। मुच्छतला चिंतामणि गवी कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको बेटम चरला, यह भी वही स्थल है। और ये आपको देखिए, शुतुरमुर्ग की जो अंडे की खोल है, उस पर जो कई सारे काम किए गए हैं, कहां से मिला है? पटने से मिला। कहां से मिला है? पटने से मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी उच्च पुरापाषाण काल में यूरोप में जो कल्चर डेवलप हुआ, उसे मैग्डेलेनियन कल्चर कहते हैं। हमने आपको क्या कहा था? मनुष्य का जो एक्सपांशन अफ्रीका से यूरोप की तरफ हुआ था, तब वह कौन से कल्चर बनाएंगे? मैग्डेलेनियन कल्चर, ठीक है। तो मैग्डेलेनियन कल्चर किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? यह पैलोलिथिक काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, मेसोलिथिक कल्चर। देखिए, मेसोलिथिक कल्चर में आपको दो चीजें जाननी है कि उस संस्कृति की मौलिक विशेषताएं क्या है, उस कल्चर का मेन एलिमेंट्स क्या है। दूसरा आपको जानना है कि वह कौन से स्थल हैं जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो उस संस्कृति की बात करें तो हमने कहा कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा था? वो आखेट था, फूड गैदरर्स था, हंटर्स था, मांसाहार था। लेकिन यहां मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की है, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत की है। मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। और साथ साथ चित्रकला का भी आपको इस काल में व्यापक विस्तार होता है, और भारत के कई सारे केव्स में आपको चित्रकला मिलते हैं। इसी काल के अंतिम समय में अग्नि का प्रयोग हुआ, लेकिन अग्नि का नियमित प्रयोग जो है नेक्स्ट फेज नियोलिथिक काल में होगा। इस काल में मनुष्य ने हड्डी के औजारों को भी बनाया, मातृदेवी की मूर्तियां भी हमें मिली है, और मनुष्य ने हड्डी के आभूषण भी बनाए हैं। तो कल्चर के तत्व यहां पर विकसित हो रहे हैं, जीवन जीने का एक तरीका विकसित हो रहा है। तो ये मोटा मोटी बात आपको जाननी है। और दूसरा ये जानना है कि इस काल को माइक्रोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। क्या होता है माइक्रोलिथिक कल्चर? मतलब क्या है कि इस काल में जो औजार यूज होते थे वह आकार में बहुत छोटे होते थे, क्योंकि मनुष्य अब छोटे औजारों का, बुद्धि का प्रयोग करके विकसित कर पा रहा है, ठीक है। तो भारत में वो स्थल कौन से, उस स्थल को थोड़ा सा देख लिया जाए। एक्चुअली में यह स्थल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो स्थल राजस्थान में भी है, वो स्थल बेलन घाटी यूपी में भी है, वो आपको विंध्य क्षेत्र में भी है, वो आपको गुजरात में भी है, वह आपको कर्नाटक में भी है, उसका विस्तार तमिलनाडु में भी हुआ है। आपको आंध्र प्रदेश में भी कई सारी ऐसी साइट्स हमको मेसोलिथिक साइट्स दिखाई देती है। अब देखिए, वो साइट्स के कुछ कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। आइए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट साइट है, कौन सा? बागोर। और एक इंपॉर्टेंट साइट है राजस्थान का आपको जाकर के तिलवारा। बागोर सबसे इंपॉर्टेंट है कि बागोर भीलवाड़ा जिले में, कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। आपको सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर से मिले। बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सिस्टमैटिक बुरियल्स के हमें साक्ष्य मिले हैं, और कई सारी संस्कृति का यहां से उद्भव हुआ। तो संस्कृति के कई सारे लेयर मिले हैं पाषाण काल के, इसलिए इसको महासतियों का टीला कहा जाता है। इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, काठोरी नदी के पास है। बागोर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहला। तो यह कौन सा है? राजस्थान में बागोर। दूसरा क्या है? गुजरात की बात करें तो गुजरात में है लोटेश्वर। इंपॉर्टेंट साइट्स है, ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट है बेलन घाटी और सोन घाटी। तो बेलन घाटी और सोन घाटी को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मिर्जापुर जिला, इलाहाबाद जिला, और तीसरा आपको जाकर के प्रतापगढ़। क्या हो सकता है? एम, इलाहाबाद, ए, प्रतापगढ़। मैप हो गया। मैप से क्या? बेलन घाटी में मिर्जापुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। मिर्जापुर में जो जगह मिला है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मोरहना पहाड़ी। कौन सा? मोरहना पहाड़। और दूसरा कौन सा है? लेक किया। ये कहां पर है? मिर्जापुर में। इलाहाबाद में जो हमारे लिए मिला है वो चौपानी मांडो,
कौन सा स्थल? चौपानी मांडो। और दूसरा स्थल है मेहरूडी। कौन सा? मेहरूडी। और प्रतापगढ़ में जो स्थान हमारे पास है वह सराय नाहर राय, और दूसरा आपको महदहा, और तीसरा आपको दमदमा। ठीक है, देखिए ये स्थल इसलिए कह रहा हूं, नाम आपको इसलिए हिट कर रहा है क्योंकि कई बार सवाल में ये नाम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बेलन घाटी में ये स्थल है, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। तो आपको ये सारे स्थल हैं, देखते हैं कौन से स्थल में कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको विंध्य क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट स्थल आपको पता है भीमबेटका, और दूसरा आपको पता होगा कि होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद। ठीक है, और आपको यहाँ पर कर्नाटक में एक स्थल है संगनकल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है आपके लिए, सवाल पूछा भी गया है इस पर। और तमिलनाडु में एक टेरी समूह, क्या है? टेरी समूह। अब थोड़ा सा डिटेल्स में देखा जाए कि हर स्थल पे क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, टेरी समूह तमिलनाडु में है, हमें टीले मिले हैं। संगनकल्लू में हमें ऐश माउंट्स, राख के टीले मिले, हम इसका फोटो देखेंगे अभी। राख के टीले कहां से मिले? संगनकल्लू से। भीमबेटका आपको एमपी के कौन से जिले में है? रायसेन जिले में। कौन से जिले में है? रायसेन। यहां पर आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली है, चित्रकलाएं मिली है। आपको 700 से ज्यादा गुफाएं हैं, और ये मानव के लिए सबसे विशालतम शैलाश्रय के रूप में इसको माना जाता है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इसको स्थान दिया गया है। इसकी खोज किसने की थी? वी.एस. वाकंकर। ये पूछा हुआ है, वी.एस. वाकंकर। ये बातें याद हो गई। ठीक है, होशंगाबाद कहां पर है? ये आपको आदमगढ़ जिले में। कौन सा जिले में है? आदमगढ़। कहां पर है ये दोनों? ये दोनों मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। होशंगाबाद जो है वहां पर भी आपको पशुपालन के साक्ष्य मिले। और पहला मानव जीवाश्म कहां मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट, होशंगाबाद। ये नर्मदा घाटी पर है। ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है कि पहला मानव जीवाश्म कहां मिला है, तो वो आपको नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, आदमगढ़, पशुपालन के साक्ष्य। और सबसे पशुपालन के साक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है? बागौर। तो ये क्या हो गए? स्थल हो गए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और महदहा जो है, यहां पर आपको बूचर खाना, वध स्थल भी मिला है। ठीक है, और जो ये मोरहना पहाड़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो पाषाण कालीन हमें चित्र मिले हैं, ये आपको रथों के चित्र बनाए गए। ठीक है, तो चलिए फोटो के माध्यम से पहले देख लिया जाए, फिर चीजें फिर से रिकॉल की जाए। देखिए ये कौन सा काल है? मेसोलिथिक, मध्यकाल। देखिए मनुष्य का जीवन कैसा हो रहा है कि धीरे धीरे वह ग्रामीण जीवन को जीना शुरू कर रहा है। देखिए शिकार करता है, छोटे छोटे औजार, माइक्रोलिथिक, धनुष बाण का प्रयोग करता है ना, तो औजार कौन से हो गए? माइक्रोलिथिक। देखिए छोटे छोटे औजार हमको मिले। ये देखिए शिकारी है, ढूंढ ढूंढ के शिकार कर रहा है। ठीक है, खोजबीन करके बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। और ये मनुष्य ने देखिए जानवरों को डोमेस्टिकेटेड कर लिया, पशुओं को पाल लिया, और पशु के द्वारा ये अपनी कई सारी आजीविकाओं को पूरा कर रहा है। नदियों के किनारे ये बस गया, और ये कई सारी चित्रकलाएं हमें मिली है, भीमबेटका में मिली है, आदमगढ़ में मिली है, बेलन घाटी में हमें मिली है, लेखैया में मिली है, दक्षिण भारत की गुफाओं में भी ये चित्रकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये चित्रकारी मानव के प्राचीनतम अवशेष हैं, और ये अवशेष भारत में भी हैं, और ऐसे स्थलों को विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा दिया गया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हमने चर्चा किया, तो राजस्थान का कौन सा है? बागौर। क्या जानना है कि यहां पर सबसे पहले आपको पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये बागौर हो गया, कहां पर हो गया? राजस्थान में हो गया। ठीक है, ये कहां पर है? ये हमने कहा आपको मोरहना पहाड़। कौन सा? मोरहना पहाड़। कहां पर है ये? मिर्जापुर में। ये आपको बेलन घाटी। देखिए रथ का चित्र बनाया गया, देख रहे हैं, रथ का चित्र बनाया गया। तो कौन कहता है कि आर्यंस बाहर से रथ लेकर आए? रथ बाहर से नहीं आए, हमारे पूर्वजों की कल्पना यहां पर दिखाई देती है। तो ये साक्ष्य बिल्कुल गलत है कि आर्य बाहर से आए, आर्य भारत ही थे। ठीक है, और ये आपको देखिए, ये बेलन घाटी में ही चौपानी मांडो और सराय नहार की गुफाओं में ये देखिए आकृति बनाई गई, चित्रकला बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कुरेद कर बनाया गया। देख रहे हैं, यहां पर पेंटिंग की गई है, यहां पर आपको फ्लेक से, कोई औजारों से पहाड़ को कुरेदा गया। इस तरह के कई सारे डॉट्स भी मिले हैं, आज तक हम समझ नहीं पाए हैं इनको बनाने का उद्देश्य क्या है। कहीं इसके संबंध एस्ट्रोनोलॉजी से तो नहीं जुड़ते हैं जाकर के, ये क्या है मानव की कृति, अभी भी इस पर खोज चल रही है। ये देखिए संगनकल्लू में क्या है? ये राख का टीला है, याद है, कर्नाटक। और ये आपको कौन सा है? दक्षिण भारत में टेरी समूह, टेरी का टीला। तमिलनाडु में ये लाल मृदा यहां पाई जाती है, लेटराइट सॉइल यहां पर पाई जाती है। तो ये कौन सा हो गया? ये हमने ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखे, फिर हमने फोटो के माध्यम से उसको देख लिया। देखिए ये क्या है? ये है होशंगाबाद। कहां पर है ये? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। यहां पर भी आपको सबसे पहले मानव के जीवाश्म कहां मिले? नर्मदा घाटी, होशंगाबाद। और देखिए यहां पर भी केव्स में पेंटिंग की गई है। ये क्या है? भीमबेटका। कहां पर है? रायसेन जिला। खोज किसने की? वाकंकर ने। देखिए यहां भी पेंटिंग्स बनाई गई। अब पेंटिंग्स को थोड़ा सा गौर कीजिए, ये घोड़ा है,
इसके ऊपर इसने कुछ देखिए कपड़े को उड़ा दिया है, बैठ के जा रहा है या शिकार करने जा रहा है। कुछ लोग शिकार करने जा रहे हैं और कुछ लोग ढोल भी बजा रहे हैं और इस पर कोई देखिए धनुष बाण लेकर के जा रहा है जानवरों का शिकार करने के लिए। कई सारे पशुओं को घेरा गया, देखिए घोड़े भी उकेरे गए। तो मतलब क्या है कि ये चित्रकला रेखीय चित्रकला है हमारे पूर्वज की, यह प्रथम कलाकृति है, मनुष्य का यह पहला विकास है और इसी के बाद मनुष्य सभ्यता और संस्कृति को विकसित करता चला गया। तो इसीलिए भीमबेटका के स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नौपाषाण संस्कृति। देखिए नौपाषाण संस्कृति को भी वही समझ लिया जाए कि इसका संस्कृति वाला एंगल क्या है, कल्चर क्या है इसमें, और दूसरा क्या है इसमें भारत में प्रमुख स्थान क्या है। ठीक है, तो इस काल के मनुष्य को आविष्कारक मनुष्य कहा गया, प्रोड्यूसर। मनुष्य प्रोड्यूस कर रहा है ना, और हमने कहा कि इस मनुष्य ने क्रांति कर दी और कृषि क्षेत्र का अद्भुत विकास हुआ। और सब जब कृषि का विकास होगा तो मनुष्य अन्नागार बनाएगा ना, कृषि सामान को स्टोरेज करने की स्टोरेज हाउस बनाएगा। और कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य ने पशुओं को भी साथ रखना क्या कर दिया, चालू कर दिया। और कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य को पशुओं के साथ ही दफनाया गया है। यह दिखाता है मनुष्य का प्रकृति प्रेम। प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति के साथ विकास की संकल्पना दिखाई देती है। अब आइए, जब कृषि का विकास होगा तो मृद भांड पॉटरी भी बनेंगे, क्योंकि वह मृद भांड में स्टोरेज भी किया जाएगा और खाने को पकाया भी जाएगा। मनुष्य अग्नि का प्रयोग सबसे ज्यादा इस काल में करेगा और अग्नि का प्रयोग करके मनुष्य नई नई क्रांति को भी स्थापित करेगा। इस काल के जो औजार हैं वह सेल्ट हैं, एक्स हैं, कुल्हाड़ी हैं, चीसल्स हैं, छेनी हैं, छोटे औजार हैं, पत्थर के औजार का ही प्रयोग करता है। इस काल के मनुष्य को क्रांतिकारी मानव कहा जाता है। यह सेपियंस सेपियंस मानव है। कौन से मानव हैं? सेपियंस सेपियंस मानव हैं। होमो सेपियंस सेपियंस की ही प्रजाति है। इसके स्थान भारत में कई जगह मिले हैं। तो इस स्थान को फिर से समझने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले कहां जा जाए, मेहरगढ़। कौन सा स्थान? मेहरगढ़। कहां पर है? बलूचिस्तान में। ठीक है, दूसरा स्थान आपको जाकर के बेलन घाटी, यह स्थान कभी नहीं आपसे बोलेगा। तीसरा कौन सा है? चिरांद। कहां पर? बिहार में, याद रखिएगा, चिरांद। ठीक है, चौथा संगनकल्लू, कर्नाटक। हमने इस स्थल को पढ़ लिया। यहां पर क्या मिले? एस माउंट्स मिला है, राख के टीले मिले। ठीक है, और आपको ये पय्यमपल्ली है साउथ इंडिया में। तो ऐसे कई सारे स्थल हमको मिले हैं जहां पर हम ये बात कर सकते हैं। चिरांद में हमको हड्डी के कई सारे आपको टूल्स मिले हैं। ठीक है, और बेलन घाटी में कई नए स्थल की भी खोज हुई है। कोल्डी हवा, उसमें कोल्डी हवा एक महत्वपूर्ण स्थल है और साथ साथ कोल्डी हवा में चावल के हमें साक्ष्य भी मिले। अब आपको इस काल की कुछ फैक्ट को एकदम तेजी से याद कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कृषि का विकास नौपाषाण काल में। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, 7000 बीसी से पहले के साक्ष्य। मेहरगढ़ हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां 7 पुरातात्विक स्तर मिले हैं और यहां पर कल्चर का विकास पाषाण काल का भी दिखाई देता है, ताम्र का भी दिखाई देता है, कांस्य हड़प्पा का भी दिखाई देता है और आगे की संस्कृति के तत्व भी मेहरगढ़ में हमको दिखाई देते हैं। यह आपको बोलन दर्रे पर, कहां पर है? बोलन दर्रे पर है और साथ साथ इसे बलूचिस्तान के रोटी का भंडार, अन्न का भंडार कहा जाता है क्योंकि यहां सबसे पहले खेती बहुत ज्यादा हुआ करती थी जब यहां पर पानी का उपलब्ध था। और मेहरगढ़ को प्रस्तर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है या पाषाणकालीन उद्योग भी थे। बिहार में कौन सा हो गया? चिरांद। ठीक है, बेलन घाटी में कौन सा हो गया? कोहलटीवा। कर्नाटक में संगनकल्लू, ठीक है, पंचमहल्ली। और एक महत्वपूर्ण स्थान है कश्मीर। 2 स्थान हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च ट्रीज। बर्च ट्री आपको टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट वन है, शीतोष्ण कटिबंध वन है। और गुफकराल का मतलब यह है कि कुम्हार की गुफा। और इस 2 स्थान पर हमें गर्तावास भी मिले हैं और साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमको यहां से मिले हैं। कहां से? कश्मीर से। तो यह स्थल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आइए फोटो के माध्यम से देख लिया जाए। देखिए, यह है आपको नवपाषाण काल के लोग। घर बना लिए, पानी के बगल में बसना चालू कर दिए, नौका बन गई, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, पॉटरी बन गई। देखिए, टूल्स में पॉलिश कर दिए, सिलबट्टे बन गए पीसने के लिए। ऐसे कई सारे टूल्स हमको मिले हैं। ये देखिए, ये हथौड़ी है, एक्स है। कितने शानदार पूर्वजों ने नवपाषाणकालीन संस्कृति का विकास किया। और भारत में ऐसे कई सारे स्थल हमने पढ़ा। यहां पर कौन सा पढ़ा? बुर्जहोम और गुफकराल। फोटो देखेंगे अभी। यहां पर क्या पढ़ा? मेहरगढ़,
पय्यमपल्ली, चिरान कहां पर, बिहार में, संगनकल्लू, भीमबेटका, विंध्य क्षेत्र याद आ रहा है, ये आपको बेलन घाटी, ये सब याद आ रहे हैं, राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर, ये सब पहले हमने पढ़ा था कुछ चीजें। देखिए ये है मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमने क्या बोला, 7 पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ये देखिए घर उस समय के, ये उस समय की पॉटरीज हैं, ये मातृ देवी की मूर्ति भी हमें मिली है। देखिए हमारे प्राचीन काल किस प्रकार संस्कृति के रूप में डेवलप हुए, कितने सुंदर चीजें बनाई गई है। और ये आपको है जम्मू कश्मीर का गुफ कराल और बुर्ज होम, ये देखिए इसी को आपको कहते हैं गर्तावास, गड्ढे बनाकर रहते थे। ये आपको देखिए पशु के साथ सबको दफनाया गया है। चित्रकला के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। प्रकृति का कितना खूबसूरत नजारा है कश्मीर, और ये आपको बर्च के ट्रीज हैं, ठीक है, ये आपको जगह याद होनी चाहिए, सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपको बिहार का चिरान है, खुदाई चल रही है, लगातार काम हो रहा है। और दक्षिण भारत में एक पाषाण काल का एक अंतिम अवस्था आता है मेगालिथिक एज, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, ये शव दफनाने के लिए लोग बनाते थे, देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया गया है। बेनाकल एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे वैली ऑफ द डेड कहा जाता है, कहां पर, दक्षिण भारत में है। तो यह महापाषाण संस्कृति का भी विकास अंतिम काल में हुआ। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने पाषाण काल की संस्कृति को क्या किया, समझा कि नहीं समझा, समझ लिया कैसे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब थोड़ा प्रश्न को देख लिया जाए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। देखिए क्वेश्चन फैक्चुअल है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में ह्यूमन म्यूजियम कहां बनाया गया है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के पहले ह्यूमन अवशेष कहां खोजे गए, होशंगाबाद, आदमगढ़, कहां पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, भोपाल, तो भोपाल इसका उत्तर है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। जेम्स प्रिंसेप कौन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले। जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक हैं, ठीक है। व्हीलर का योगदान हड़प्पा सभ्यता में भी देखेंगे हम आपको। तो यहां कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसी ने भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया, बाद में कर्जन ने इसको एएसआई के रूप में संगठित किया, और उसी का महानिदेशक किसको बनाया, जॉन मार्शल को। देखिए ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कितना सुंदर बनाया गया है, प्रकृति के बीच, जाके जरूर देखिए। ये देखिए चित्रकला भी की गई है, पाषाण कालीन थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, अद्भुत जगह है। चलिए नेक्स्ट आइए, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। इन्हें प्री हिस्टोरिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो ये पुरातत्वविद भी थे। उत्तर इसका भूगर्भ वैज्ञानिक भी हो सकता है, लेकिन जनरली उनको पुरातत्वविद के रूप में ही जाना जाता है। कोपेनिकन संग्रहालय की सामग्री पर त्रिकाल हमने बता दिया आपको, तो थॉमसन हो जाएंगे, कहां के थे, डेनमार्क के थे। इजी याद है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। पूछे गए सवाल है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है, कहां मिला है। देखिए नीलगिरी कहां पर है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर। शिवालिक कहां है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिस्सा। नल्लामला कहां है, पूर्वी घाट पर। नर्मदा घाटी कहां है, आपको याद आ रहा होगा, नर्मदा और ताप्ती, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र। तो ये कौन सा आंसर हो गया, नर्मदा। कौन सा, होशंगाबाद। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, लेखैया, क्योंकि मोहना पहाड़ कहां पर है, बेलन घाटी में है। तो लेखैया में याद रखिएगा कि सबसे अधिक मिले हैं, और सबसे पहले कहां मिले हैं, नर्मदा घाटी, होशंगाबाद। तो यहां पूछा है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। देखिए सिंपल सा उत्तर आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नर्मदा घाटी। पूछा हुआ सवाल। नेक्स्ट देखिए, प्राग ऐतिहासिक कालिक चित्रकला बता दीजिएगा, भीमबेटका। अजंता में तो बहुत बाद में बनी, अजंता के बाद बाग में भी बने। अमरावती स्तूप के लिए जाना जाता है, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए भीमबेटका की गुफा को किसने खोजा, हमने बता दिया, ये देखिए वाकंकर है, वीएस वाकंकर। हमने इसको बताया था ना कि भीमबेटका किसने खोजा, ये पूछे गए सवाल है। अब देखिए पशुपालन का आरंभ कब हुआ था, अब जानते हैं, बताइए कब हुआ था, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। पशुपालन का आरंभ सबसे पहले कहां हुआ था, मध्य पाषाण काल। 2 स्थल हैं, कौन से, बागोर और होशंगाबाद, याद आ रहा है, याद आना चाहिए। मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन है, एकदम याद रखिएगा, बागोर, आदमगढ़ भी हैं, आदमगढ़, होशंगाबाद, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा, पहले बागोर, ठीक है। चलिए ये भी सवाल पूछा गया है, कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण कहां से प्राप्त किए गए। कृषि कब शुरू हुई, कब बताया था हमने, सबसे अंतिम, कौन सा, नवपाषाण का, याद आ गया। कहां साक्ष्य हो गया, मेहरगढ़, कहां हो गया, मेहरगढ़। प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले, मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, बताइए, थोड़ा सोचिए, कौन सा था, जौ था। सबसे पहले मनुष्य ने जौ को उगाया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मानव का कंकाल कुत्ते के कंकाल के समाधान से प्राप्त हुआ, हमने बताया था आपको, कहां पर, नवपाषाण काल में। कौन सा स्थल, कश्मीर में, बुर्ज होम और गुफ कराल।
उत्तर कौन सा है? बुर्जोम। चिलांद कहाँ है? बिहार में। मास्की अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। गर्थ आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हमने अभी बताया था आपको, बुर्जोम, ठीक है। संगनकल्लू में क्या मिला है? एस माउंट्स मिला है। कोल्डिवा कहाँ है? बेलन घाटी में। याद हो जाएगा चीजें, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र से पाषाण काल के लोग, स्टोन एज के लोग, नूतन काल में के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। तो मतलब क्या बोल रहा है कि विंध्य क्षेत्र से कहां चले गए? गंगा घाटी में चले गए। तो उसका रीजन क्या दे रहा है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण शुष्कता आई। देखिए कूट में दिया गया, ये उत्तर भी प्रश्न आते हैं। तो ये हो गया कथन, ये कारण। आप कैसे इसको जुड़िएगा? विंध्य पढ़ने का तरीका क्या है? यहां बस क्योंकि लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? क्योंकि लगा दीजिए। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चलन था। कोई स्टेटमेंट डाउट नहीं लग रहा है? जनरली लग रहा है दोनों लिंक भी हो रहा है, और साथ साथ ये रीजन भी सही है। बाद में लोग गंगा घाटी की तरफ शिफ्ट किए और सभ्य संस्कृति के नए तत्व गंगा घाटी में विकास हुआ, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो यह था हमारी आज की क्लास। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे हड़प्पा पर और ताम्रयुगीन संस्कृति पर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू।